महासागर से हिमालय तक हजारों किलोमीटर की सीमाओं से जुड़ा भारत बजट में पैसे की तंगी से लगातार जूझता आ रहा है। आज ही पूर्व आर्मी चीफ जनरल बीपी मलिक ने करगिल युद्ध की यादों को ताजा करते हुए बताया कि उस समय सेना किन हालात से गुजर रही थी, और आज भी सेना की हालत लगभग वैसी ही है। हमारी तीनों सेनाएं बजट की बेहद कमी का सामना कर रही हैं। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ 6.22 लाख करोड़ का बजट तीनों सेनाओं को आवंटित किया है, जिसमें से 67% उसका वेतन और पेंशन बिल में निकल जाए। शेष पैसा तीनों सेनाओं के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार की इस काहेली कह लें या लापरवाही कह लें या सेनाओं की तरफ ध्यान नहीं देने की कोशिशों को मूर्त रूप देने की दृष्टि से अगर इसको देखें तो ये भारत के लिए बेहद क्रूशल समय है। इस पूरे बजट पर जो पैसा मिला है उस पर रणनीतिक रूप से भारत को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इस पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सर्वेंद्र। हम सीधे उनके पास चलते हैं। बजट में जो 6.22 लाख करोड़ मिला है ब्रिगेडियर सर, उसको आप किस नजर से और कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी बजट पेश होता है सारे विभागों की, सारे लोगों की आंखें सरकार पे लगी रहती हैं और स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर पे कि उनको क्या मिलने जा रहा है। क्या उनका बजट एलोकेशन पिछले बार की तरह रहेगा और क्या उसमें कटौती होगी या क्या बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से डिफेंस की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट थी, जिस तरीके से हमारा थ्रेट परसेप्शन है, जिस तरीके से एलएसी और एलओसी की आज की अपडेट में हालात हैं, और जिस तरीके से हमें टू फ्रंट वॉर की तैयारी में हमें जुटना है, पाकिस्तान और चाइना की डिजाइन को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल एनिमी है और वो दुनिया को दिखाता कुछ है, करता कुछ है। तो हमारी जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में बहुत बढ़ गई है। तो लिहाजा उसी ढर्रे पे डिफेंस बजट एलोकेट करना हमारे समझ से, मेरा मानना है कि डिफेंस की नीड में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। इसलिए कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज सीमित हैं। उस सीमित रिसोर्सेज में अगर डिफेंस में हिंदुस्तान पे थ्रेट बढ़ रहा हो, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल हालत पूरे विश्व में है, तो मेरा मानना है कि हमारे 10 से 12% का इंक्रीमेंट डिफेंस बजट में होना चाहिए। जो आज की डेट में महज वो 4.9% रह गया, ये चिंता का विषय है। चिंता का इसलिए विषय कि इन्फ्लेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है डिफेंस की नीड, एलओसी पे अलग किस्म की है, एलएसी पे अलग किस्म की है। एक हम आत्मनिर्भर भारत के तहत तमाम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके मेक इट इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पे हम उसको बना रहे हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस गैप को फिलअप करने के लिए तमाम तरीके के हमें आज की डेट में स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट चाहिए। बॉर्डर पे एरिया डेवलप करना है और साथ में एक बहुत बड़ी संख्या में हमारी जो एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन है, इनकी पे अलाउंस में हमारा पैसा चला जाता है। तो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत कम पैसे बनते हैं। ज्यादातर पैसा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। देश के जो सेना के का मेंटेनेंस के रख रखाव में जो नई टेक्नोलॉजी है, नए इक्विपमेंट है, हम कैसे लेके आएंगे उसमें, और जो उसका जो फंड एलोकेशन है वो भी एक बड़े लिमिटेड तरीके से किया गया है। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। थोड़े कॉर्नर अनप्रोडक्टिव वर्क के जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करके इसका एलोकेशन डिफेंस बजट में करना चाहिए। जहां तक कैपिटल आउटले का सवाल है, वो 1,72,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। इसमें आपको आत्मनिर्भर भारत एमएसएमई के तहत तमाम तरीके की कॉन्सेप्ट जो आज की डेट में प्रधानमंत्री ने दिया, उसके तहत भी आपको एक्सपेंडिचर करना, और साथ में आपकी जो पुरानी डिफेंस डील हो रखी है उसका भी पेमेंट इसी के थ्रू जाता है। तो मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव फिगर है। इसको और बढ़ा के 10 से 12% एटलीस्ट 6,50,000 करोड़ तक का बजट एलोकेशन मेरा मानना अगर होता, अगर ये 12 अभी 12.9% है टोटल बजट का, अगर ये 15% तक हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। ये इससे हमारे डिफेंस फोर्स में जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो पूरी तरीके से मीट होते और एक तरीके का बहुत ही उत्साहवर्धक ये बजट माना जाता है। लेकिन आज की डेट में तो ये बजट का जो इंक्रीमेंट है, जो पिछले साल से इस बार का एलोकेशन है, वो तो आपके इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो प्रैक्टिकली आपका जो एलोकेशन जो है पिछले
के महत्व इस साल कम हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही 5 से 6% है। अगर उसको आप मद्देनजर रखेंगे तो ये मेरे हिसाब से डिफेंस का कम एलोकेशन है। और साथ में जब आप कैपिटल एलोकेशन करते थे तो पहली होता ये था कि आर्मी के लिए अलग पैसे मुकर्रर होते थे, नेवी के लिए अलग होते थे, एयरफोर्स के लिए अलग होते थे, और उसी के तहत हम एक्सपेंडिचर किया करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने कैपिटल के लिए, आउटले के लिए एक कंबाइंड फंड दिया है, जिसके जो प्रोजेक्ट आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उससे हो सकता है उसको उतने पैसे रिलीज होता जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि देखिए, एयरफोर्स के प्रोजेक्ट तेजी से अगर मूव करते हैं तो उनको ज्यादा एलोकेशन हो जाएगा। नेवी का जिस तरीके से हम सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर, तमाम फ्रिगेट बना रहे हैं, सबमेरीन बना रहे हैं, अगर उनके प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनको पैसे एलोकेशन हो जाएगा। अगर आर्मी इसमें कहीं तरीके से पिछड़े हुए नजर आएगी तो उनका एलोकेशन नेवी एयरफोर्स ले लेगा, या आर्मी के प्रोजेक्ट तेजी से निकलते हुए आर्मी में ज्यादा एलोकेशन आ जाएगा, नेवी और एयरफोर्स में कम हो जाएगा। तो इस तरीके की जो आपस में इंटर सर्विसेज जो है, इस तरीके की एक होड़ शुरू हो जाएगी अपने प्रोजेक्ट को जल्दी से लॉन्च करने में। तो वो किसी भी तरीके से आपके क्वालिटी को, आपके प्रोक्योरमेंट सिस्टम को, आपके जो कंपैरेटिव एनालिसिस डिफरेंट इक्विपमेंट की करते हैं उसमें, या ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी में होड़ ना लग जाए, कहीं आप ज्यादा से ज्यादा अपने बजट को अपने सर्विस के लिए रिलीज कराने के लिए। तो इसकी भी संभावनाएं बन रही हैं। जो पहले का एक डेडिकेटेड एलोकेशन था उसमें एक तरीके का एश्योरेंस था। डिसएडवांटेज उसमें यही होता था कि अगर आपका उतना पैसा खर्च नहीं हो पाया तो वो लैप्स हो जाता था। लेकिन अब तो वो भी कॉन्सेप्ट है कि आप रोल ओवर कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी कॉन्सेप्ट नहीं। तो एक तरीके से मेरा मानना है कि ये प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और तीनों का हमें समग्र डेवलपमेंट करना है। आप एक क्या डेवलपमेंट दूसरे के कॉस्ट में नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना। तो लिहाजा जो पुराना सिस्टम था मेरे समझ से वो भी एक था, लेकिन चलिए एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लागू करके देखते हैं इसके क्या रिपोर्शन आते हैं। एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर अगर आप इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, किसने गेन किया किसने लॉस किया, तब हम एक बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसके बारे में परिचर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में चलिए नया कॉन्सेप्ट है, जिसके प्रोजेक्ट जल्दी लॉन्च हो जाएंगे उसका फंड एलोकेशन हो जाएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी ट्राई किया जा सकता है। यस प्लीज। जैसा आपने बताया, एलोकेशन, सेनाओं के बीच प्रतियोगिता, अपने प्रोजेक्ट जल्दी रन करने की आवश्यकता, इस सबको एक तरफ हटा दें तो पहला सवाल है कि जो हमारा टॉप एनिमी है, जिसके लिए आज जनरल बीपी मलिक ने भी कहा है, और पूर्व में भी कई डिफेंस मिनिस्टर और कई रक्षा विशेषज्ञ कह चुके हैं कि भारत का एनिमी नंबर टॉप वन चाइना है। चाइना का जो बजट है वो भारत के $75 बिलियन के मुकाबले 3 से 4 गुना अधिक है। फिर हम एलएसी पर जिस पोजीशन में हमारे माउंटेन डिवीजन फंसे हुए हैं, उससे निकलने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए 1,72,000 करोड़ का ये एलोकेशन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अकेली आर्मी की मैकेनाइज्ड डिवीजन और माउंटेन डिवीजन्स का पेट भरने के लिए ये अपर्याप्त है। कैसे मानते हैं आप इसे? देखिए, हमेशा रिक्वायरमेंट, आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित है। हमने इकोनॉमिक्स में पहला सिद्धांत यही पढ़ा था कि देखिए, सेना की आवश्यकताओं का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दो फ्रंट पे तैयार रहना है। लेकिन हम किस लेवल पे, किस मैनर पे, एक रोड मैप अगर आपने तैयार कर रखा है, अगर आप चाइना को अपना एनिमी नंबर वन या प्रतिस्पर्धी नंबर वन मानते हैं, तो आपको उसके कंपैरिजन में अपने सैन्य फोर्सेस को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए तीनों विंग इंपॉर्टेंट है। नेवी के आज की डेट में मैरीटाइम इंटरेस्ट, एयरफोर्स का एयर डोमिनेंस और एयर सुपीरियोरिटी, और आर्मी का फुट ऑन सोल्जर, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान ने एक रोड मैप बनाया है कैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर रोड पे डेवलप करना है, और इस बार 6,500 करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन भी किया हुआ है बॉर्डर रोड सिक्योरिटी, जो पिछले बार से 30% ज्यादा है। तो बॉर्डर रोड पे एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। और साथ में देखिए, जो ईस्ट लद्दाख में एक एयरपोर्ट आ रहा है जो पूरी तरीके से सैन्य एयरपोर्ट होगा, उसमें उसको उसका मेंटेन, उसको पहले बनाना फिर मेंटेनेंस करना,
तो इन सारी चीजों में एक फंड की जरूरत थी, जिसके तहत बीआरओ में एक फंड का एलोकेशन किया गया और 30% वो पिछले बजट से ज्यादा है। ये वेलकम स्टेप है, लेकिन हमारी सीमाएं बहुत बड़ी हैं। हमें हमें तवांग, सिक्किम और ईस्ट लद्दाख और कुछ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके में चाइना ने हमेशा से कुछ न कुछ इंक्रेशन और हमेशा से बॉर्डर को डिस्प्यूट में डाला हुआ है। तो उसके तहत भी हमें काम करना पड़ेगा और ये एक रोड मैप तैयार करें, धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़े। ये वेलकम स्टेप है कि बॉर्डर रोड को ज्यादा पैसे मिले, और बॉर्डर रोड आगे इसी तरीके का एलोकेशन होता रहा तो वो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लेंगे। लेकिन कहां से हमारे पास इक्विपमेंट आएंगे, कहां से हमारे हथियार आएंगे, क्या हमारा एमनीशन का कितने दिन का हम रिजर्व रखेंगे, कितने दिन का एमनीशन और एफओएल का रिजर्व होगा, राशन की क्या सप्लाई होगी, कौन कौन से आपके लॉजिस्टिक नोड होंगे, कहां से रिफ्यूलिंग होगी, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। आपको एक पूरा एक रोड मैप तैयार करना होगा। लॉजिस्टिक्स को बिल्ड करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है, और लड़ने के लिए आपको फुट ऑन सोल्जर चाहिए जिसके पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट होने चाहिए। तो एक बहुत टॉल ऑर्डर है। आज की डेट में हिंदुस्तान आर्मी देखिए एक नए पैटर्न से, नए दौर से गुजर रही है। पुराने इक्विपमेंट ऑब्सलीट हो रहे हैं, ये तीनों के लिए लागू है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, क्योंकि हमेशा नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तरीके की वार लड़ने की विधाएं आ रही हैं। आज की डेट में देखिए नॉन कॉन्टैक्ट बैटल पे ज्यादा जोर है, जिसमें आपको रॉकेट, मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन, स्मार्ट एम्यूनिशन, और आपको चाहिए लेजर डेजिग्नेटर, और आर्म्ड आपको चाहिए यूएवी। इस तरीके की लड़ाई की विधा है। अगर आप इसका स्टॉक टेकिंग करते हैं तो हिंदुस्तान में अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए। आपका एनिमी देखिए, आपके फोर्सेस देखिए, आपका जो बॉर्डर एरिया ये देखिए, और आप अपने रिसोर्सेस का स्टॉक टेकिंग करिए। तो इन सबको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक ट्रांजिशन का दौर है, एक नए तरीके से आपको वार लड़ने की जरूरत है, और आप कहां स्टैंड कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा। और अभी तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो स्विफ्ट ऑपरेशन का था, छोटा सा ऑपरेशन, कम दिन का, 15 से 20 दिन का आप ऑपरेशन करिए, रिजल्ट अचीव करिए, और एक कॉन्क्लूसिव रिजल्ट दीजिए कंट्री को। लेकिन आज की डेट में विधाएं लड़ाई की बढ़ गई, बदल गई हैं। हमास इजराइल 9-10 महीने से चल रहा है, रूस ने देखिए 2 साल से ज्यादा से आक्रमण किया, लेकिन उनके लड़ने के पैटर्न और इंडियन आर्मी के पैटर्न में अंतर है। हम फुट ऑन सोल्जर देते हैं, हम ग्राउंड को कैप्चर करते हैं, हम दुश्मन को बर्बाद करते हैं, आउट मैन्यूवर करते हैं। तो इन सारी चीजों को एक मिक्स देना जरूरी होता है। आप ड्रोन लाइए, आप स्मार्ट एम्यूनिशन लाइए, प्रिसीजन एम्यूनिशन लाइए, और जो हमने जो धरती कैप्चर की उसके लिए हमारे पास फुट ऑन सोल्जर हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, और तमाम तमाम डिफरेंट सेक्टर हैं, आपने एक माउंटेन स्ट्राइक कोर क्रिएट की थी, आज की डेट में उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ काम कर सकती है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से पीओके के हालात हैं, आपको हो सकता है उधर भी ऑपरेशन लॉन्च करना पड़े। जिस तरीके से ईस्ट लद्दाख में हालात है, जिस तरीके से तवांग के हालात हैं, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के तमाम विलेजेस को चाइना ने डिफरेंट डिफरेंट अपने चाइनीज में नाम दे रखे हैं, कल चाइना क्या करेगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से चाइना का कनाइमेंस रशिया और ईरान और तमाम ऐसे देशों में, मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, इससे संभावनाएं बढ़ती हैं कि चाइना देखिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए विश्व का कोई भी एक्शन कर सकता है, और कोई ऐसा मेजर एक्शन करेगा जिसमें दो न्यूक्लियर पावर आपस में स्कमर्शिश में फंस जाए, और दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। गलवान हो रखा है, डेप्सोंग हो रखा है, डोकलाम हो रखा है, अभी भी हम नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। लिहाजा हमें अपने डिफेंस की पूरी तैयारी रखनी चाहिए, और जिस तरीके का हमारा जो रिजर्व है, रिजर्व को और बढ़ाएं। आज की डेट में जितने भी दिन का आपने रिजर्व रखा, 30 दिन, 40 दिन का, उसमें इजाफा करने की जरूरत है। एटलीस्ट 1/3 और बढ़ाइए, धीरे धीरे इसको बढ़ा के एक ऐसी स्थिति में ले आए कि अगर आपको टू फ्रंट वॉर लड़ना है या लॉन्ग ड्यूरेशन का वॉर लड़ना है तो उसके लिए आप तैयार हैं। और उसके लिए ये बजट जो एलोकेशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत वांटिंग है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। आपकी आज की डेट में जीडीपी का 1.9% आप डिफेंस में एक्सपेंड करते हैं, आपको चाहिए 2.5। आपको एक देखना है कि चाइना आपसे तिगुना डिफेंस पे ज्यादा खर्च करता है, और इमीडिएट जो थ्रेट कहीं ना कहीं चाइना का कहां से होता है, या तो ताइवान पे है वो हमला कर सकता है, या हिंदुस्तान के अगेंस्ट। बाकी सारों से उसके बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो रखे हैं। म्यांमार के अगेंस्ट वो नहीं लड़ेगा, म्यांमार के लिए उसको इतने बड़े डिफेंस और इतने बड़े लड़ाई की तैयारी करने की जरूरत नहीं, ना ही बांग्लादेश। तो उसके दो मेजर कंटेंडर कहाँ है, ताइवान इमीडिएट, और अगर लॉन्ग रन में एशिया की बात करेंगे तो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान उसको चेक करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंदुस्तान उसको चेक करता है एशिया में सुपर पावर बनने में, हिंदुस्तान उसको चेक करता है कहीं चाइना का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में बढ़ता है या मेडिटेरियन सी में पड़ता है
तो अमेरिका के साथ, क्वाड के साथ मिलके वो उसको चेक कर सकता है। तो लिहाजा इन सारी चीजों को ध्यान में रखे और हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए अगर बजट एलोकेशन होता तो ये बहुत अच्छी बात होती। यस। जैसा आपने बताया, अगर देश नहीं है तो फिर गरीबी हटा के भी हम क्या करेंगे। हमारा नागरिक प्रशासन, विशेषकर डिफेंस मिनिस्ट्री के आईएएस अफसरान, अक्सर ये दावा करते फिरते हैं कि देश में गरीबी बेशुमार है और उसको हटाने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास सेना के लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर देश नहीं है तो गरीबी को हटाकर भी क्या करेंगे। आज की डेट में जैसा आपने बताया, और ये जो बजट एलोकेशन है, चाइना का एक भी प्रतिकूल कदम इंडियन आर्मी को लद्दाख से पीछे हटने के लिए बाध्य तक कर सकता है। तो उससे निपटने के लिए जिस बजट और जिन आधुनिक इक्विपमेंट्स की जरूरत है, आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। देखिए, मेरा मानना है कि हमारी सरकार इसके लिए संजीदा है, जरूर ध्यान दे रही होगी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से इतनी ज्यादा उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, उसकी वजह से डिफेंस की तरफ कम ध्यान जाता है। और एक पैटर्न चला रहा है डिफेंस के बजट में, वो उस पैटर्न को हमें तोड़ना पड़ेगा। 1.92, अगर आप इससे बढ़ के 2.5% तक जीडीपी के नहीं जाते तब तक आपके डिफेंस कंसर्न नहीं सॉल्व होते हैं। और ये अगर ऐसा आपको करना पड़ता है तो आपको किसी और से पैसे निकालने पड़ेंगे। मेरा मानना है, मैंने हमेशा से अनप्रोडक्टिव सेक्टर जो हमारा उसमें जो आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, नॉन प्रोडक्टिव यूज ऑफ मनी है, उसको आप डाइवर्ट करें। उसके तहत आपको डिफेंस में बजट बढ़ाना पड़ेगा। और कहां से आपको कट करना पड़ेगा, ये आपको बहुत डिटेल में सोचना पड़ेगा। मेरा मानना है कि आज की डेट में आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है, गरीबी दूर करना प्रायोरिटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना प्रायोरिटी है, लेकिन ऐसी जगह पे आप पैसे ना लगाएं जिस, अगर आपको उसमें डिफेंस की जरूरत है तो डिफेंस में पैसे को डाइवर्ट करें। दो चीजें हैं, एक आप किसानों के को मद्देनजर रखते हुए जितनी आप एग्रीकल्चर में सब्सिडी दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मेडिकल में जितना कर सकते हैं, और उसके बाद आपको डिफेंस की तरफ ध्यान होना चाहिए। बेसिक इंसान को क्या चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, नेशन सिक्योर चाहिए। इसके तहत अगर आप अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं और बाकियों को अगर आप उसका फंड कट करके डिफेंस की तरफ बढ़ाते हैं या हेल्थ के सेक्टर में देते हैं या एजुकेशन में देते हैं, तो मेरा समझ से ये काबिल तारीफ होगा। लेकिन हमारा आज की डेट में डेट रेवेन्यू में बहुत पैसे चले जाते हैं, कर्ज का जो हमारा जो अदायगी है उसमें काफी रेवेन्यू चला जाता है। इन सारी चीजों को देखते हुए हिंदुस्तान एक बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तरफ पॉपुलेशन का बोझ, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक तरफ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन आपको नेबर से ठीक रखने हैं। इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए अगर आप कैसे डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे, ये है पूरा गेम। लेकिन इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। डिफेंस के भी प्रायोरिटीज को आप रीसेट कर सकते हैं। तमाम तरीके की चीजों को आप जो नॉन प्रोडक्टिव है उसको कट करके आप एलोकेशन करें कैपिटल गेन के लिए, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कि आपकी टेक्नोलॉजी आ सके। अगर ये नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आएंगे। चाइना का बजट देख लीजिए, अगर चाइना के बजट से आप कंपेयर करेंगे हम उसके 1/3 है, और अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो हम पाकिस्तान से दुगने भी नहीं है। करीब करीब हम उनसे, अगर वो 70% तो हम 100%, 30 से 40% का बजट में डिफरेंस आता है। तो कहाँ हमारी 14 लाख की आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी है। तो इस तरीके के कंपैरिजन, इस तरीके के हमारे डिफेंस की नीड, मेरा मानना है एज ए डिफेंस पर्सन, डिफेंस का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी नीड अलग है, ट्रांजिशनल फेज में चल रहा है। गवर्नमेंट किस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट मीट करती है या किस तरीके से फेस्ड मैनर में या प्रायोरिटी 1 2 3 करके इस रिक्वायरमेंट को मीट करती है, ये पूरा गेम है। एक नेशनल पर्सपेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही, वॉर लड़ने के तरीके में बदलाव आता जा रहा है, कन्वेंशनल तरीका नहीं रह गया आज की डेट में। और जब आप कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल पे जाते हैं, डंप बॉम्ब से स्मार्ट बॉम्ब की तरफ जाते हैं, तो आपको एक बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है। एयरफोर्स में अगर आप स्क्वाड्रन की बात करते हैं या एयरफोर्स में एलसीए की बात करते हैं, तो अगर आप उसको पूरी तरीके से लॉन्च करते हैं LCA 1 LCA 2, तो उसमें भी बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। अगर आप
एयरक्राफ्ट कैरियर में जाते हैं या फ्रिगेट बनाते हैं या तमाम तरीके की पनडुब्बी बनाते हैं, तो उसमें अलग तरीके। देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, सारे कुछ है, लेकिन हम लैक करते हैं वो फंड में। फंड का एलोकेशन अगर डिले हो जाएगा तो जिस टेक्नोलॉजी को हम ला रहे हैं कल वो ऑब्सलीट हो जाती है। सबसे बड़ा डिफेंस की रिक्वायरमेंट यह है कि एवरी डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, नए नए सिस्टम आ रहे हैं, नए तरीके की लड़ाई लड़ने की विधाएं आ रही हैं। और जो छोटे देश होते हैं इसको वो आसानी से कैप्चर कर लेते हैं, अच्छे से ले आते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी होती है। हिंदुस्तान की जहां 14 लाख की आर्मी, उसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को या किसी इक्विपमेंट को लॉन्च करने में ही आपको समय लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिमांड बहुत सारी है। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि एक बजट में ये सारी कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और धीरे धीरे अगर आप इस दिशा में बढ़ते हैं, 2-2%, एक 2-2% भी आपने बजट का एलोकेशन हर साल आपने बढ़ाया, और ये एट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अगर आपने 2% भी इंक्रीमेंट दे दिया डिफेंस बजट में, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और जब आप किसी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेते हैं फिर आप इसमें सीज कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में चाइना के बॉर्डर के आसपास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है। आपके पुराने इक्विपमेंट ऑब्सोलीट हो रहे हैं, उसको रीजेन्युएट और नए तरीके से लॉन्च करने की जरूरत है। तो लिहाजा चैलेंजेस बहुत सारे हैं आज की डेट में, ऐसा मेरा मानना जैसा आपने बताया, बजट एलोकेशन के लिए भारत सरकार की अनेक तरह की जिम्मेदारियां हैं, देश में गरीबी है और तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं। बट अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो मिलिट्री को यानी डिफेंस को 6.22 लाख करोड़ का जो एलोकेशन है, इससे 5 गुना अधिक पैसा हम बेड टैक्स में लुटा चुके हैं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेके उसको खा जाते हैं, चुकाते नहीं है, और सरकार उसको माफ कर देती है। पिछले 10 साल में लगभग 30 लाख करोड़ का जो लोन बेड डेट्स है वो सरकार ने फॉरफिट किया है। अगर उस लोन बेड डेट्स को इंडस्ट्रियलिस्ट पर अगर दबाव बनाया जाए तो हम क्यों उनको दे रहे हैं? आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट देते इसलिए हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की हालत जो है उसमें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि भारत के अमीर अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए गरीबों के पैसे को खा जाते हैं और लौटाते नहीं। तो क्या सरकार उनसे वसूली करके मिलिट्री के लिए ये बजट एलोकेशन नहीं बढ़ा सकती? देखिए आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला, मैं आपकी बड़े तहे दिल से तारीफ करता हूं। मैंने इसको एक बड़े रिफाइंड तरीके से कहा था कि अनप्रोडक्टिव वर्क में जो आपके पैसे को एलोकेशन है उसको आप प्लीज री एलोकेट करके डिफेंस में डालने की कोशिश करें। आपने उसको बिल्कुल आम भाषा में लोगों को समझा दिया। जितने एनपीए हैं, जितने आप कर्ज माफी करते हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पैसे लेके विदेश में पलायन कर जाते हैं, और जिस तरीके से आपका ब्रेन ड्रेन चल रहा है, इतने पैसे आप खर्च करते हैं आईआईटीएन और डॉक्टर पे, वो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं, और क्या उसका देश को क्या फायदा हो रहा है? नहीं कुछ फायदा होता है। तो इन सारी चीजों के एक्सपेंडिचर को अगर आप री फॉर्मेट करें, और स्पेशली एनपीए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिस तरीके से वो टैक्स चोरी करते हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर कॉशन होना चाहिए, जिस तरीके से वो मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं और अल्टीमेटली देश को धोखा देके विदेश में भाग जाते हैं, अगर आपने इस सिस्टम को इन्फोर्स कर दिया, और जितनी चोरी, जितने तरीके से आपने टैक्स का जो इम्बिजनमेंट है, जिस तरीके से लोगों ने आपस में ब्लैक मनी का इकट्ठा कर रखा, जमावड़ा कर रखा है, इन सारों को अगर आप ठीक से कैपिंग करें तो हिंदुस्तान एक बहुत समृद्धशाली देश है। पूरे तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सकती हैं। इसमें आपकी जितनी इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उसको एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के तहत काम ना करके एक अपने नियम के तहत उनको पकड़े, उनको उनको दिमाग किताबों पे या बुक्स में लाए जो जो इस तरीके के डिफॉल्ट करते हैं। और इस तरीके का रेवेन्यू जनरेशन अगर होता है, इस तरीके की अगर चोरी रुकती है, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान का जो एडिशनल फंड मिलता है उससे आप तमाम तरीके की नीड्स जो कि डिफेंस से रिलेटेड होती है, मेडिकल से हो सकती है, एजुकेशन से हो सकती है, उन सब पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सकती हैं। बेसिक फैक्ट यह है कि आपको अपने को फिर से रीस्ट्रक्चर करना है। सारी तरीके की चोरी, सारे तरीके के एग्जम्पशन, सारे तरीके के जो टाइम टू टाइम एक सिस्टम के लूप होल्स को निकाल के लोग उसका एडवांटेज लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी जो देश की भावनाएं कम, प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा, और अल्टीमेटली वो विदेश में पलायन कर जाते हैं, इन सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। और साथ में आप उनके इंडस्ट्री को बढ़ाएं, लेकिन कुछ ऐसे क्लॉज लाएं जिससे कि उनको जो इस तरीके का स्केपिस्ट और इस तरीके की टैक्स चोरी और जिस तरीके से
जो आम जनता का पैसा जो बैंक से लोन के रूप में लेते हैं और लेके चले जाते हैं, रिटर्न नहीं करते और एनपीए में चला जाता है, उसको डिफेंस की तरफ ओरिएंट करें तो आपकी डेफिनेटली रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आपने इस चीज को बहुत ही सरल भाषा में अपने दर्शकों के पास रखा। ये डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट है। एक बार मैंने यही सवाल एक इकोनॉमिस्ट को भी पूछा था, उन्होंने बजट के बारे में कमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये परसेंटेज बहुत कम है, इससे बहुत चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। परसेंटेज काफी बड़ा परसेंटेज है इसका। अगर आप करोड़ के रुपीस में अगर उसका वैल्यूएशन देंगे तो बहुत मायने रखता है। और डेफिनेटली ये एक तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू डिफेंस इक्विपमेंट को लाने में, अगर डिफेंस में आप इसका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली ये वेलकम स्टेप होगा। जैसा आपने बताया, आपने चर्चा की कि बीआरओ को इस बार 6,500 करोड़ यानी 30% अधिक पैसा मिला है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, बीआरओ का ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग 3,500 करोड़ का है। यानी वो सड़कों को बारहमासी बनाए रखने पर जो खर्च करता है अपने कार्यबल पर, वो 3,500 से 4,000 करोड़ का है। तो इस 3,500 करोड़ का जो शेष पैसा बचता है, 3,000 के आसपास, उससे चाइना बॉर्डर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? वहां तो एक एक सड़क हजारों हजार करोड़ की बनती है। तो बीआरओ के वो जी। जो पैसा अलोकेट किया है, ये, और जो सेना की मूल आवश्यकता है, उसकी इन्फेंट्री डिविजन्स बेहतरीन राइफल्स की कमी से जूझ रही है, उसको कैसे सेना मेंटेन करेगी? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि एक दिन में सारी चीजें नहीं मुहैया कराई जा सकती। देखिए, जब रोड डेवलप होते हैं बीआरओ के, तो वो लास्ट के जो बॉर्डर एरिया जहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रोड को कंस्ट्रक्ट नहीं करा पाता है, उसके लिए उनकी जिम्मेदारी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सर्टेन फंड की जरूरत होती है। और जो इस तरीके से बीआरओ को 30% मिला है, आपने ठीक बोला। देखिए, 7 से 8% आपका इन्फ्लेशन में निकल जाता है। कुछ रनिंग कॉस्ट आपके इक्विपमेंट, आपके इलाके जो रोड जो डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन में खराब होती हैं, लैंडस्लाइड आती हैं, उनको मेंटेनेंस में लग जाता है। नए आपके जो रोलर्स हैं या जेसीबीज हैं या तमाम तरीके के जो न्यू रोड कंस्ट्रक्शन की टेक्निक है, उसको बनाने में आपके एक्सपेंडिचर आता है, मेंटेनेंस में एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन अगर इसको उसी लेवल पे मेंटेन कर दिया जाता तो आपका कोई डेवलपमेंट नहीं था। एटलीस्ट एक होप है, एक एडिशनल पैसा मिला है तो कुछ रोड नहीं बनेंगी। कई जगह पे रोड, एग्जिस्टिंग रोड को ज्यादा चौड़ा किया जाएगा, जिससे कि आपके तमाम तरीके के टैंक, तमाम तरीके के गने इजी तरीके से वहां पे पहुंचाई जा सके। और साथ में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिफेंसेस आर नेवर कंप्लीट, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। हमेशा अगर एक रोड बनेंगे तो उसके लिंक रोड की जरूरत होगी, उसकी चौड़ाई की जरूरत होगी। लिहाजा कितना फंड लगा दिया जाए आपके डिफेंस में, हिंदुस्तान के अगर आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो चारों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सार, और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और साथ में आप चाबहार पोर्ट में भी आपका, आपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की भी बात कर रहे हैं। तमाम तरीके की रिक्वायरमेंट है। और साथ में टाइम टू टाइम देखिए, आपके मालदीव जैसे कंट्री भी है, आपको बोलते हैं कि आप अपनी से अपने वहां से जो डिफेंस के एलिमेंट है वहां से हटा लीजिए। इस तरीके की चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को बैलेंस है, यही देश की कला है, यही हमारे रिसोर्सेज का सही उपयुक्त है। इसीलिए मैं बोल रहा था, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर या जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एक्सपेंडिचर है, अनप्लान्ड है, उसको आप चेक करें। जो, और इसको एक तरीके से अगर डिफेंस में या बॉर्डर रोड में या तमाम किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाते तो अच्छा रहेगा। देखिए, नीड्स बहुत सारी है, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आर्मी हमेशा से प्रायोरिटाइज करती है। हम लोग जब ट्रेनिंग करते तो हमें भी बताया जाता था कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, तो पहले ट्रेनिंग कर लीजिए, आपका हथियार ठीक होना चाहिए, और उसके बाद आपके खुद के पर्सनल कंफर्ट आते थे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो आपको एक बेसिक पैरामीटर ऑफ रेडीनेस की तैयार करनी पड़ेगी पाकिस्तान और चाइना की, जिससे कि आप एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकें और जो आपका मिलिट्री एम है उसको अचीव कर सकें। आप पूरा चाइना को नहीं कैप्चर करने जाएंगे, आप उसके कुछ इलाके कहीं एक फ्लैंक में आप डिसीजन सीख करेंगे, तो उसके लिए आप तैयारी करिए। इसी तरीके से पाकिस्तान का फ्रंट जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी कि रन ऑफ कच्छ तक पूरा पूरा वल्नरेबल है, उसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए
मैंने पहले ही बोला था कि डिफेंस का बजट थोड़ा और होने से ठीक था। अगर ये आउटले 12.9 की जगह 15% होता तो बहुत अच्छा था। 14% होने से भी हमारा कुछ होप बनती, लेकिन आज की डेट में ये पिछले बजट से सिर्फ 4.9% ज्यादा, जो कि हार्डली इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि हमारे लिए चैलेंजेस बहुत हैं। अल्टीमेटली यही होगा कि हिंदुस्तान का सोल्जर भारत माता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सारी चीजों को त्याग करते हुए जो भी उसके पास इक्विपमेंट है उस पर मास्टरी करके युद्ध लड़ेगा और युद्ध में विजय हासिल करेगा। लेकिन एज ए गवर्नमेंट, एज ए बजट एलोकेशन, एज ए मिलिट्री प्लानर, आपको उसको सारी वो सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगे जिससे वो विजय हासिल कर सके और हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे आंच ना आने जैसा आपने बताया, एक और सवाल रेडियर साहब, भारत की घरेलू राजनीति डिफेंस के मोर्चे पर पिछले 70 ईयर से लगातार समस्याएं पैदा कर रही है। भारत के राजनीतिज्ञ चुनाव जीतने के लिए डिफेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उससे हमारे एनिमी न सिर्फ क्रोधित होते हैं, बल्कि हमारे खिलाफ कई तरह के षड्यंत्र भी रचते हैं। तो क्या जो घरेलू राजनीति है चुनाव की, वो भी इस पूरे बजट एलोकेशन पर कोई असर डालती? देखिए, मैं इसको अलग तरीके से सोचता हूँ। पहली चीज तो हिंदुस्तान की आर्मी और पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन किसी भी तरीके का ढिढोरा पीटे, उससे हिंदुस्तान की आर्मी अफेक्टेड नहीं होती है। हिंदुस्तान की आर्मी का हायरार्किकल जो है वो अपॉलिटिकल है। हम किसी पार्टी या किसी भी संस्था के साथ अलाइन नहीं होते हैं। हमने जिस दिन हम इंडियन आर्मी में कमीशन होते हैं, हम देश की रक्षा की कसम खाते हैं, ना कि किसी एक सेक्ट या एक किसी समुदाय की या कि किसी पार्टी की। ऐसा होता नहीं है। तो हम इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सिस्टम के साथ काम करते हैं, और जो हमारे जो सर्वोच्च सेना कमांडर है, वो प्रेसिडेंट है, वो भी अपोलिटिकल है, उनके लिए भी कोई राजनीति नहीं है। लेकिन जहां तक इफेक्ट होने का सवाल है, हम उसी समाज से आते हैं, हम उन्हीं वातावरण से आते हैं जहां इस तरीके की चीजें प्रवेल करती हैं। लेकिन हम अपने आप को इन सारी चीजों से इंसुलेट करते हैं। इसका असर देखिए क्या पड़ता है। अगर आपके घर के अंदर एक इंटरनल सिचुएशन इस तरीके की रहेगी तो एक अलग तरीके का प्रोपोगंडा चलता है विश्व में, और उसके तहत तमाम तरीके के, जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है। लिहाजा इनका जवाब पॉलिटिशियन को देना है, इसका जवाब डिप्लोमेटिक चैनल पे देना है। हिंदुस्तान की आर्मी का मेन कंसर्न है अपने आप को पॉलिटिकल रखना, अपने आप को मिलिटरली इतना स्ट्रांग रखना कि वो अपने एनिमीज पे विजय पा सके, और साथ में अगर जरूरत पड़े इंटरनल सिचुएशन की तो हम उसमें पूरी तरीके से सिविल सोसाइटी की या सिविल गवर्नमेंट की पूरी पूरी मदद पहुंचाएं। तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट होता है। हम जितना अपने देश से प्यार करते हैं उतना ही अपने देशवासियों से प्यार करते हैं। लिहाजा इसके तहत हम ऑपरेट करते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इससे बजट एलोकेशन में क्या फर्क पड़ रहा है, ये मेरा मानना आज की डेट में नहीं है। लेकिन इस तरीके का जब इंटरनल डिस्कशन होते हैं तो उसको आर्मी को एडवांटेज ये मिलता है कि देखिए, एक तरीके का प्रेशर गवर्नमेंट पे बिल्डअप करता है कि आप सेना की को और मजबूत बनाए। एक तरीके का हमारे फेवर में हुजूम खड़ा होता है। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान हिंदुस्तानी नहीं देखा, वो चाहे वो किसी भी जाति धर्म और संस्था का हो, वो हिंदुस्तान की आर्मी को या क्रिटिसाइज कर रहा हो या क्वेश्चन मार्क लगा रहा हो। उसने हमेशा से हिंदुस्तान की आर्मी का हौसला अफजाई किया है। और इस तरीके के एलिमेंट जब डिसीजन मेकिंग में जाते हैं तो हिंदुस्तान की आर्मी को डेफिनेटली फायदा पहुंचता है, और उसका जो एक लड़ने का जो उत्साह है, मोटिवेशन है, वो बढ़ता है। और साथ में जब वो ऐसी नीति बनाते हैं जिसमें आपको ज्यादा फंड एलोकेशन, आपको मेक इन इंडिया की तरह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और हिंदुस्तान की आर्मी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट तरीके के साजो सामान मिलते हैं, तो उससे हिंदुस्तान आर्मी को फायदा होता है। तो हम अपने आप को इंसुलेट नहीं करते, लेकिन हम इन सारे संस्थाओं से इन्फ्लुएंस नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी से यही होता है कि ब्यूरोक्रेसी एक अलग तरीके से काम करती है, मिलिट्री लीडरशिप का काम करने का तरीका अलग है। दोनों में सामंजस्य स्थापित हो तो हम अपनी फाइलों को उसी लेवल तक डिस्कस करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद उनके डिसीजन अलग है, हमारे डिसीजन अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम फर्म रहते हैं, उसके लिए हम अपने केस को और पुख्ता बनाते हैं। और जो हमारे मिलिट्री प्लानर हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम करते हैं, वो टाइम टू टाइम अपना इंटरेक्शन करते हैं और अपने लिए फंड एलोकेट कराते हैं, जिससे हिंदुस्तान की आर्मी पूरी तरीके से ट्रेंड रहे और अपनी बॉर्डर की सुरक्षा कर सके।
यस। बजट का एलोकेशन अगर 3% होता जीडीपी का तो शायद सेनाओं को अपने आप को आधुनिक बनाने में ज्यादा मदद मिलती। ये ब्रिगेडियर सर सरदेंदु जी ने स्पष्ट तौर पर चर्चा में सामने रखा कि अगर बजट एलोकेशन जीडीपी का बेटर हम कर देंगे तो हिंदुस्तानी आर्मी को ऑल बॉर्डर्स पर यानी हिंद महासागर से हिमालय तक अपने आप को मजबूत करने का मौका मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।